हाय। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं बहुत जल्द इस चैनल पे जीके की क्लास लेके आऊँगा एलटी ग्रेड के लिए, और ये आ गई आपके सामने पहली क्लास एलटी ग्रेड के लिए। देखो, इस क्लास से पहले मैंने सोचा, इसको बनाने से पहले मैंने सोचा कि क्या मैं इसको एक्सप्लेन करूँ या फिर क्या मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करवाऊँ। तो फिर मेरे दिमाग में एक आंसर आया कि क्यों ना हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाते हुए उसी को एक्सप्लेन करते चले, क्योंकि अगर हम पूरा शुरू से कहानी लेके बैठेंगे और अंत तक जाएंगे तो ऐसे तो बहुत सारे चैनल हैं और उससे किसी का फ़ायदा भी नहीं हुआ है आज तक। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, इस क्लास में ना आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। जैसे कि सबसे पहला फैक्ट ये कि आपको पता है कि इंडिया का झंडा सबसे पहले इस तरह से था कुछ, और बीच में जो हमारा सिंबल था वो चरखे का था। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला कि यार, जब हम पीछे से देख रहे हैं ना चरखे को, तो ये तो रिवर्स इमेज आ रही है, तो कुछ ऐसा करो कि इसको आगे से और पीछे से एक तरीके से दिखाई दे। तो जो इसको यहाँ पे इन्होंने चक्र को, अशोक के चक्र को यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इस तरह की आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेंगी। तो जो लोग भी चैनल पे नए आए हैं उनको मैं बताऊं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। नया चैनल है, आप इसको सपोर्ट करिएगा। और आपकी एलटी ग्रेड की पूरी तैयारी हम करवा के देंगे। जीएस में 30 नंबर आते हैं, आपको पता है कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। जनरल कैटेगरी को 40% मार्क्स लाने होते हैं, और जो SC ST से हैं उनको 30% क्वालिफाइंग मार्क्स लाने ही लाने होते हैं जीएस में। तो हम जीएस को पूरी तरह से यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन आ जाए और आपने पढ़ा ना हो, ठीक है। तो 15-15 क्वेश्चन आपको हर वीडियोज़ में कराऊंगा। ये मेरा पहला वीडियो है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सही है या नहीं, क्योंकि मैं पहली बार इस तरह का जो है वीडियो आपके सामने लाया हूँ। तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। अगर आपको अच्छी लगेंगी आप इसको लाइक करिएगा, अगर इस पर ज़्यादा लाइक्स आएंगे तो हम इस तरह की और भी क्लासेस बनाएंगे। और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी क्लियर करना हो, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, या फिर आप लोग मुझे, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे जो है डीएम कर सकते हो। हमारी टीम कंटिन्यूअसली काम करती है और आपको तुरंत इसका जो भी आपका डाउट है, जो भी आपको ज़रूरत है, आपको PDF तुरंत प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन ये कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी। देखिए, नाट्य शास्त्र क्या है, ये डांस की एक कला की बुक है और इसकी रचना की थी, मैं आपको रचना से पहले बता दूं। देखिए, जो भारतनाट्यम है, जो भारतनाट्यम डांस फॉर्म है, जो एक डांस है, वो इसी बुक से अडॉप्ट किया गया है, जो कि नाट्य शास्त्र नाम की बुक है, ठीक है। और इस बुक की रचना की थी भारत मुनि साहब ने, ठीक है। इसका ऑप्शन जो भारत मुनि साहब है वो सही है। आपको बता दूं कि आप इस बुक के ऊपर एक नटराज की फोटो देख सकते हो। नटराज की फोटो कुछ इस तरह से होती है। आपको कपिल देव का फेमस नटराज शॉट याद होगा, अभी 1983 जो मूवी आई थी उसमें भी ये शॉट दिखाया गया है। तो आप देख सकते हो कि कपिल देव ने जो ये शॉट मारा था, एक उन्होंने जो इस तरह से चौके और छक्के लगाए थे, तो ये उनका नटराज शॉट हो गया। तो आप देख सकते हो नटराज को कहाँ से लिया गया। आपको ये भी बता दूं, नटराज भगवान शिव जो हैं उनका एक रूप है। जब वो अनंत तांडव करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डांस ऑफ ब्लिस, ठीक है। तो जब वो डांस ऑफ ब्लिस करते हैं, अनंत तांडव करते हैं, तो उनको नटराज बोला जाता है, ठीक है। और ये जो बुक लिखी थी नाट्य शास्त्र की, ये लिखी थी भारत मुनि साहब ने। तो इसका सही आंसर है भारत मुनि। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जलधारा जो है हिंद सागर की गर्म और स्थायी जलधारा है, ठीक है। देखिए, इंडियन ओशियन जो है उसका जो ओशियन करंट है, जो कि उसका ओशियन करंट है, कौन सा ऐसा है इनमें से जो कि वार्म है, ठीक है। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि इंडियन ओशन में हॉट वाटर करंट, वार्म वाटर करंट कौन से हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, इंडियन ओशन में 3 वाटर करंट हैं जो कि वार्म होते हैं और जो कि स्थायी माने कि परमानेंट होते हैं, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है एगुलहैस करंट, ठीक है। दूसरा आता है मोजाम्बिक करंट, और तीसरा आता है जो कि हिंदी में आपके सामने ये लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर मोजाम्बिक करंट होगा, ठीक है। ये अफ्रीका जो जो आपका कॉन्टिनेंट है उसके जो है ये पास पड़ता है, और ये गर्म और स्थायी जलधारा होती है। ये वार्म ओशियन करंट है इंडियन ओशियन में, ठीक है। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है
कि दक्षिण एल्प्स जो माउंटेन है, दक्षिण एल्प्स की जो पर्वतमाला है, जो एल्प्स की माउंटेन रेंज है, वो कहाँ पे स्थित है। तो मैं आपको एक मूवी याद दिलाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए मूवी है एक कहो ना प्यार है। इसमें आपको याद होगा कि ऋतिक रोशन को जो सेकंड वर्जन होता है वो एक गाने पे डांस कर रहा होता है, क्यों चलती है पवन क्यों आता है, इस तरह करके एक गाना है। तो वो जो गाना है वो जहाँ पे शूट करा गया है वो है न्यूजीलैंड में। और न्यूजीलैंड में जो दक्षिण एल्प्स है, देखिए एल्प्स जो है वो आपको मिडिल यूरोप में मिलेगा, ठीक है। और इसकी जो सबसे मेन पर्वत है, जो सबसे ऊंची है, वो है माउंट ब्लैंक, जो कि आपको मिलेगी कहाँ, फ्रांस में मिलेगी। और फ्रांस है यूरोप में। लेकिन जो साउथ है, जो दक्षिण एल्प्स है, वो आपका आ जाता है न्यूजीलैंड में, ठीक है। और न्यूजीलैंड में ही आपको दक्षिण एल्प्स में ये पर्वतमाला मिलेगी। आपने देखा होगा ऋतिक रोशन इस तरह से इस पर डांस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो शूटिंग हुई थी, बहुत ही अच्छे लोकेशन है, बहुत ही अच्छी शूटिंग हुई थी, बहुत ही अच्छे सीन्स यहाँ पे शूट हुए थे उस मूवी के। तो एल्प्स का जो दक्षिण वाला पर्वतमाला है, जो दक्षिण रेंज है, वो आपको मिलेगी कहाँ, वो आपको मिलेगी न्यूजीलैंड में, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया न्यूजीलैंड, ठीक। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा दूसरा अगला क्वेश्चन कह रहा है, वो कहता है कि जो हमारा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ से ये क्वेश्चन आया है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके तहत जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो दोनों ही सदनों के सामने फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन को, जो हमारा फाइनेंस कमीशन है उसके रिकमेंडेशन को पेश कर सकते हैं दोनों ही सदन के सामने। तो इसका आंसर होगा 281। आर्टिकल 281 के तहत वो दोनों ही सदनों के समकक्ष, सॉरी हिंदी मेरी थोड़ी कमज़ोर है, तो दोनों ही सदनों के सामने, मैं हिंदी साहित्य में ना जाके नॉर्मल हिंदी बोलता हूँ, तो दोनों ही सदनों के सामने ये पेश कर सकते हैं। जो जो हमारा फाइनेंस कमीशन होता है उसके रिकमेंडेशन जो होते हैं, दोनों ही सदनों के सामने पेश करा जा सकता है। आर्टिकल 281, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है और बहुत उम्मीद है कि LT ग्रेड के पेपर में ये वाला इस बार पूछा जाए, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि ग्राम सभा का जो अध्यक्ष है वो बनने के लिए न्यूनतम एज, जो न्यूनतम आयु है, जो मिनिमम एज है, वो कितनी होनी चाहिए। तो आप सब जानते हैं इंडिया में एडल्ट होने की जो एज है वो है 18 ईयर्स को इसको लीगल किया गया है। तो 18 ईयर्स ही इसका सही आंसर है। 18 साल के अगर आप हो जाते हैं तो आप ग्राम सभा के सदस्य बन सकते हैं। और अगर हम बात करें वीडियो जैसे पेपर की, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वाले पेपर में, तो ये वाला आंसर, जो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसके आने की संभावना कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसका जो है आप सही जवाब जो है इसको याद करके रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि नियोजन में समानता, नियोजन में समानता माने क्या, जॉब में इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ऐसा कौन सा हमारा आर्टिकल है जो कि जॉब में इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड कराता है। तो ये है आर्टिकल नंबर 16। हालांकि आर्टिकल नंबर 15 के ऊपर एक मूवी आई थी आयुष्मान खुराना की, जो कि इस चीज़ से प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 15 की बात कर रहा हूँ, जो कि इस चीज़ से प्रोहिबिट करता है, इस चीज़ से रोकता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कास्ट, क्रीड, सेक्स, जेंडर के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। लेकिन ये जो आर्टिकल 16 है इस क्वेश्चन में जो पूछा है, ये आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी, नियोजन में समान अवसर की जो आपको प्रदान करता है, वो है आर्टिकल नंबर 16। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल नंबर 16। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अब हमसे अगला क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, ठीक है। पहले क्या होता था कि पहले के ज़माने में जो महिलाएं हैं उनको लेबरी के लिए कम पैसे दिए जाते थे, और जो पुरुष हैं, जो जेंट्स हैं, जो मेल्स हैं, उनको उसी काम के लिए ज़्यादा पैसे दिए जाते थे। लेकिन ये चीज़ बदली, और ये किस चीज़ में सुनिश्चित किया गया है, किस चीज़ में आपको ये जो है गारंटी दी गई है कि आपको इक्वल राइट्स, इक्वल पेमेंट मिलेगी इक्वल काम के लिए। कि अगर कोई एक व्यक्ति एक काम कर रहा है और दूसरा व्यक्ति वही काम कर रहा है, तो आपको उसके लिए क्या कहते हैं, इक्वल पेमेंट मिलेगी। ऐसा किस चीज़ में सुनिश्चित किया गया है। तो आपको ये चीज़ सुनिश्चित की जाती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। इसका हिंदी में जो ऑप्शन होगा उसको हम बोलेंगे राज्य की नीति एवं निदेशक सिद्धांत में, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि समवर्ती सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल नहीं है। माने कौन सी इनमें से, इन ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हमारी कंकरेंट लिस्ट में नहीं आती है। अब मैं आपको कंकरेंट लिस्ट के बारे में बता देता हूँ। देखिए 3 तरह की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और
कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट वो होती है जिसपे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो जो है उस पर काम करती है। स्टेट लिस्ट वो होती है जिसपे जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो उस पर काम करती हैं। लेकिन कंकरेंट लिस्ट वो होती हैं जिन पे ये दोनों ही गवर्नमेंट मिलके काम करती हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके ऊपर जो है कंकरेंट लिस्ट में ये विषय शामिल नहीं है? तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर होगा जन स्वास्थ्य। ठीक है, जन स्वास्थ्य इसका सही आंसर है, जो कि हमारे कंकरेंट लिस्ट में शामिल नहीं है। मैं आपको बता दूं कंकरेंट लिस्ट में टोटल 52 विषय हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैंने इसके बारे में डिटेल में लिख रखा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने नोट्स बना लीजिएगा। ये सारे ही ये जो लिस्ट हैं इनमें कितने विषय हैं, देखिए पहले कितने विषय से इससे हमें मतलब नहीं है, फिलहाल कितने विषय हैं ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कंकरेंट लिस्ट में इस समय 52 जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे वो हैं। ठीक है, देखो अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि लोकसभा में कितनी सीटें जो होती हैं वो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व्ड होती हैं। ठीक है, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए देखिए लोकसभा में 131 सीटें जो हैं, इसका सही आंसर है वो रिजर्व्ड होती हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो अनुसूचित जनजाति है उसके लिए 47 यानी कि 47 सीटें रिजर्व्ड होती हैं, और जो अनुसूचित जाति है उसके लिए 84 सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड होती हैं। टोटल सीट्स कितनी होती हैं? टोटल सीट्स होती हैं 545 सीटें, 545 सीटें होती हैं, जिसमें से 131 सीट्स जो हैं अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए, एससी और एसटी जो हमारे कैंडिडेट्स होती हैं उनके लिए रिजर्व्ड होती हैं लोकसभा के अंदर। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि जो हमारे इनविजिबल आइटम होते हैं, जो अदृश्य निर्यात होता है, जो इनविजिबल आइटम, मैंने आपको कॉमर्स में बहुत अच्छे से इसके ऊपर पढ़ा रखा है, पूरा वीडियो बना हुआ है, सारे वीडियोस चेक कर लीजिएगा। तो जो इनविजिबल आइटम होते हैं उनमें से क्या आता है? तो बहुत जाहिर सी बात है कि इनविजिबल आइटम्स में हम लोग रखते हैं सर्विसेज, और जो हमारी सर्विसेज होती हैं उसे हम इनविजिबल आइटम में रखते हैं। अब जो सर्विसेज होती हैं वो कैसी होती हैं? सर्विसेज क्या होती हैं कि जैसे डॉक्टर, इंडिया का कोई डॉक्टर यूके में जो है काम करने गया है, या फिर इंडिया का कोई साइंटिस्ट यूके में काम करने गया है, या ये इंडिया का कोई टीचर जो है यूके में काम कर रहा है, तो वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और उस सर्विसेज के एवज में, उसके बदले में उसको जो सैलरी मिलती है वो हमारे देश में आती है, नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करती है। तो वो जो हमारी इस तरह की जो सर्विसेज होती हैं उन्हें हम इनविजिबल आइटम में रखते हैं। और तस्करी, कई लोगों को यहाँ पे जो कॉमर्स साइड से नहीं है उन्हें लग रहा होगा, देखिए तस्करी को हम इंक्लूड ही नहीं करते हैं। जो इलीगल आइटम होते हैं उसे हम इंक्लूड ही नहीं करते हैं। जो चोरी से आया हुआ माल होता है उसको हम कभी भी इंक्लूड करते ही नहीं हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है गिल्ट एज मार्केट जो होती है उसका संबंध किस चीज़ से होता है, माने कहाँ से होता है? तो मैं आपको बता दूं गिल्ट एज मार्केट क्या होती है, ये यूके की, यूनाइटेड किंगडम की जो मार्केट होती है वहाँ पे होती है। और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं? बॉन्ड और शेयर जो गवर्नमेंट खरीदती है। जब भी आप गवर्नमेंट की प्रतिभूतियाँ यानी सिक्योरिटीज़ की बात करेंगे तो यहाँ पे आप गिल्ट एज मार्केट की बात कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो गवर्नमेंट प्रतिभूतियाँ, सरकारी प्रतिभूति होगा, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। और जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लेन देन की बात होगी, जब भी उसकी खरीद फरोख्त की बात होगी, है ना, जब भी उसका ट्रांजैक्शन होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का, गवर्नमेंट जो बॉन्ड खरीदती है उसे हम कहाँ पे बेचेंगे और खरीदेंगे? गिल्ट एज मार्केट में। ठीक है, तो हम उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं गिल्ट एज मार्केट। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रेपो रेट को बढ़ा देती है, ठीक है, तो इनमें से कौन सी चीज़ होगी? अब सबसे पहले आपको बता दूं रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाकी कमर्शियल बैंक्स को जो लोन है वो देता है। ठीक है, अब जैसे आप कमर्शियल बैंक से या फिर किसी से भी लोन लेने गए, वो कहेगा मेरे को ना कुछ इंटरेस्ट चाहिए इसके ऊपर, तो वो आपको इंटरेस्ट रेट बताएगा। उसी तरह से अगर कमर्शियल बैंक जो होते हैं हमारे, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाते हैं और वो कहते हैं हमें पैसे की ज़रूरत है, पैसे ख़त्म हो गए हैं, तो वो कहेंगे ठीक है मैं तुमको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनसे कहेंगे कि ठीक है मैं अब तुमको पैसे तो दूंगा लेकिन मैं तुमसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करूंगा 90 दिनों में, जो तुम्हें मुझे चुकाना पड़ेगा। तो वो जो रेट होता है ना उसी को हम रेपो रेट कहते हैं। मान लो ये रेट जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बढ़ा देती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मान लो ये रेट इस समय 8% है, और अगर इसको बढ़ा के 9% करती है तो इससे क्या होगा? देखो इससे क्या होगा कि जिस इंसान को लोन की ज़रूरत है, देखो जब ये बढ़ाएगी तो फिर बैंक भी अपना रेट बढ़ा देगा लोन का,
जब बैंक अपना रेट बढ़ाएगा लोन का, तो जिस इंसान को लोन की ज़रूरत है वो लोन लेने से डरेगा। जिसको 100 रुपये का लोन चाहिए होगा ना, तो वो कहेगा यार मैं 75 रुपये का लोन ले लेता हूँ, 50 रुपये का लोन ले लेता हूँ। मान लो ये 8% से 9% हो गया, तो जो आम आदमी है वो कहेगा यार मैं अब ज़्यादा लोन ले नहीं पाऊंगा, इसका इंटरेस्ट कैसे चुकाऊंगा, ठीक है। और अगर यहीं इसमें कमी हो जाती है, 8 से 7% हो जाता है, तो जिसको लोन नहीं चाहिए वो भी पहुंच जाएगा लोन लेने की, यार इतने सस्ते में लोन मिल रहा है, चलो चल के लोन ले लें, ठीक है। तो जब रेपो रेट की रेट बढ़ा दिया जाएगा आरबीआई के द्वारा, तो क्या होगा, मुद्रा प्रसार की कमी, लिक्विडिटी जो है मार्केट में है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा मुद्रा प्रसार में कमी आ जाएगी, ठीक। मुद्रा प्रसार में कैसे कमी आएगी, देखो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, कैश फ्लो कम हो जाएगा मार्केट में, लोग जो है कम लोन लेने लगेंगे, इन्वेस्ट कम करेंगे, और इसकी जब मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी तो फिर अपने आप इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी इससे। और क्या होगा, और बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको बता दूं ये रेपो रेट, इसी का एक अगला टर्म होता है रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, ओपन मार्केट सिक्योरिटीज़, ये सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करती है आरबीआई, ठीक। अगले क्वेश्चन पे अब हम आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी राज्य हैं, कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी जो सीमाएं हैं वो कि बांग्लादेश से मिलती हैं। तो इंडिया का मैप अगर आप उठा के देखोगे तो आप इसका आंसर पाओगे 1, 2, 3, 4, यानी कि जो भी आपको ऑप्शन दिए हैं, मेघालय, असम, त्रिपुरा और जो मिज़ोरम है, इनकी सारी ही सीमाएं आप देख सकते हो बांग्लादेश से मिलती हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी, 1, 2, 3 और 4, चारों ही ऑप्शन जो हैं आपके इसमें सही होंगे। तो अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं वो किस लिए फेमस है। देखिए गोंडवाना लैंड अलग था, अगर मैं आपको गोंडवाना लैंड दे रहा हूँ तो आप दोनों में कंफ्यूज ना हो जाना। गोंडवाना लैंड क्या था कि ये जब दुनिया बनी थी, जब ये पृथ्वी बनी थी, तो ऐसा माना जाता है कि सारे कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़े हुए थे, ठीक है, आप देख सकते हो इसमें। तो ये गोंडवाना लैंड था, ये पूरी दुनिया की जब बात हो रही है। जब इंडिया की बात होती है तो गोंडवाना क्रम के अंदर क्या आता है, देखिए गोंडवाना क्रम के अंदर इंडिया का ये हिस्सा आता है जो कि झारखंड को कवर करता है। और यहाँ मैक्सिमम क्या होता है, यहाँ आप जानते हैं झरिया बोकारो में आपने गैंग्स ऑफ वसेपुर देखी है, पूरा कोयले का जो धंधा होता है, जहाँ इंडिया का सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है, तो वो ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें आती हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे कोयला, ठीक है। तो इसका सही आंसर है कोयला। आपको बता दूं कि झारखंड में और जो उस साइड का एरिया है ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों के अंदर आता है, यहाँ से इंडिया को मैक्सिमम कोयले की सप्लाई होती है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो आज हमने कवर करे। ऐसे ही कर करके मैं 15-15 क्वेश्चन कवर करूंगा, जिससे वीडियो छोटा भी रहे और आप जल्दी जल्दी उसके नोट बना सकें और आप उसको समझ सकें, याद कर सकें। तो मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग भी चैनल पे नए आए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे सब्सक्राइबर 1000 के पार पहुंच जाएं और हम लाइव क्लासेस शुरू कर सकें जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछूं और आप उसके आंसर तुरंत दे सकें, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे ही इंपॉर्टेंट PDF और नोट्स हम उस पर डाल देते हैं। तो आपसे मिलते हैं मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम कोई और क्लास लेके आएंगे जो कि TGT, PGT या फिर LT ग्रेड से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा, ठीक है। थैंक यू।